So in last lecture, I've given you problem, no, for the first order reaction. First order reaction की Yes. problem. ठीक है, वो कौन सी प्रॉब्लम थी बेटा, जरा उसको बोलना, क्या प्रॉब्लम थी वो? मैम आपने व्हाट्सएप पे भेजा था, लेकिन बोल दे रहे हैं, इन एसिडिक सॉल्यूशन and chloroacetylite changes into parachloroacetylite, the former can be established volumetrically by withdrawing a definite volume of the Okay. reaction mixture. ओके ओके, ग्रेट, चल गया। हाँ, इसका कांस्टेंट के की वैल्यू आपकी क्या है बच्चों? के की वैल्यू की क्या है? योर फॉर 1 आवर की क्या है? मैम 0.32 मिनट इनवर्स पॉइंट मतलब 0.3256 आई। yes 0.3219 3256 पर आ रहा है बेटा, 1 आवर मैम के लिए। 19 आ रहा है। yes मैम कैसे hours में बाकी सब में क्या आ रहा है? 0.3256 नहीं आ रहा फॉर 1 आवर? 5 तक निकाला। हाँ, 3 to 5 तक निकाला, मैम मतलब आ रहा है। 0.325 yes मैम आ रहा है। 0.325 आएगा बेटा। इसके लिए देखिए आपने क्या लिया है, बीटी, आपने फॉर्मूला क्या लगाया है? 2.303 अपॉन टी लॉग वी नॉट अपॉन बीटी। ठीक है, अब यहाँ पर बीटी की वैल्यू कितनी है? 35.6 है। और वी नॉट की वैल्यू क्या है? वी नॉट की वैल्यू है 49.3। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये 2.303 अपॉन 1 आवर के लिए ले रहे हैं, तो 1 हो गया लॉग 49.3 अपॉन 35.6 इज इक्वल टू, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0.325 आएगा। 0.325 से 4 डिजिट तक निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर से 2 आवर्स के लिए निकालोगे, 2 आवर्स के लिए ये आपका 2.303 अपॉन 2 हो जाएगा लॉग 49.3। वी नॉट की वैल्यू तो चेंज होनी नहीं है, अपॉन वीटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25.8 हो जाएगी। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.3238 2 आवर के लिए सबकी वैल्यू आ रही है yes मैम 0.3238, है ना। अब 3 आवर्स के लिए निकालोगे तो 2.303 अपॉन 3 हो जाएगा लॉग 49.3 अपॉन 18.5। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.3267 पर आ जाएगा, 0.3267। तो आप देख रहे हो कि सभी वैल्यूज ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट आ रही है ना। क्या लिखोगे? सिंस द वैल्यू ऑफ के कम्स आउट टू बी नियरली कांस्टेंट, द रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया किस न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कहाँ पर भी इनफाइनाइट वाला करना है, कहाँ ए अपॉन ए माइनस एक्स वाला करना है। ठीक है, ये आपका इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। और कोई क्वेरी तो नहीं थी इससे रिलेटेड? यस मैम। मैम ये नहीं समझ में आ रहा कब इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये तो आपने जब क्वेश्चन पढ़ा, आपने क्वेश्चन पढ़ोगे तो खुद ही बात समझ में आ जाएगी। देखो यस ये मैम। जो क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, इन एसिडिक सोल्यूशन एंड क्लोरोएसिटोनाइट चेंजेस इनटू पैराक्लोरोएसिटोनाइट, मतलब कि एसिडिक सोल्यूशन में एक एन क्लोरो करके एक रिएक्टेंट है, वो चेंज हो जाता है पैराक्लोरो में। ठीक है, इसका समझ में आया। अब उसमें ये कहा गया है कि इसको एस्टिमेट हम कैसे करते हैं, एस्टिमेशन करने के लिए भी कितना चेंज हुआ, इसको एस्टिमेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टाइट्रेशन करते हैं। और टाइट्रेशन में हम लोग ब्यूरेट में क्या लेते हैं? हाइपो सोल्यूशन लेते हैं। टाइट्रेशन किया है कभी कि नहीं किया है? टाइट्रेशन किया है? टाइट्रेशन किया है? तो हम लोग कैसे टाइट्रेशन करते हैं? ब्यूरेट में अपना स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेते हैं जिससे आपको टाइट्रेट करना है। तो ब्यूरेट में हमने कौन सा लिया हुआ? हाइपो सोल्यूशन लिया हुआ है। ठीक है, तो जब अभी रिएक्शन नहीं शुरू हुआ है, टाइम 0 है, तो हाइपो की इनिशियल क्वांटिटी 49.3 है, मतलब इनिशियल क्वांटिटी है 49.3। ठीक है, और धीरे धीरे हाइपो तो यूज होगा ना, धीरे धीरे यूज करेंगे हम, हाइपो से टाइट्रेट करेंगे। तो 1 आवर के बाद देखा कि उसकी रीडिंग 35.6 है, 35.6 रीडिंग बची है, मतलब कि कितना आपका
उसमें वेस्ट हो गया या कितना कंज्यूम हो गया, वो आप इनिशियल क्वांटिटी से माइनस अगर करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कितना आपका यूज हो रहा है ना। 35.6 क्या कि 1 आवर के बाद आपका कितना ब्यूरेट में बचा, 2 आवर्स के बाद हाइपो सोल्यूशन कितना बचा, 25.8 बचा है, 3 आवर्स के बाद कितना बचा, 18.5 बचा है, 4 आवर्स के बाद 13.38 बचा है, और आखिरी में बिल्कुल 0 बचा। वो कंज्यूम पूरा हो जाएगा, लास्ट पूरा कंज्यूम हो जाएगा। अब आपसे ये पूछा गया बताइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या नहीं है। अब यहाँ पर फॉर्मूला आप क्या लगाओगे, वी नॉट अपॉन वी टी लगाओगे। वी नॉट अपॉन वी टी क्यों लगाओगे यहाँ पर, क्योंकि वी नॉट से हमारा क्या इनिशियल है, इनिशियल कितना दे रखा 49.3, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको Yes, दे ma'am. रखा है 49.3 है ना। और ए मतलब ए अपॉन ए माइनस एक्स हम लगाते थे फॉर्मूला, यहाँ पर ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, वी नॉट लिखेंगे, क्योंकि ए क्या था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ही तो था। आप उसी फॉर्मूले से कंपेयर करिए ए अपॉन ए माइनस एक्स, तो ए यहाँ पर क्या था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ही तो था। तो यहाँ पर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन न देके वॉल्यूम दे रखा है, क्योंकि आप यहाँ पर क्या ले रहे हो, ब्यूरेट में आप हाइपो सोल्यूशन ले रहे हो, तो कितना कंज्यूम हो रहा है वो तो उसका तो वॉल्यूम ही लोगे ना। तो बस यहाँ पर ए की जगह पर ए वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पर वॉल्यूम है। तो ए अपॉन ए माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल वैल्यू क्या दे रखी है 49.3 दे रखी है, मतलब कि हमने ए की जगह पर क्या लिखना है, आपने वी नॉट लिखना है। और अपॉन ए माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया कि कितना हमारा रिएक्टेंट बचा है। ए माइनस एक्स का मतलब क्या होता है, कितना टाइम होने के बाद कितना रिएक्टेंट हमारा बचा है। तो कितना बचा है, वो आपका यही बचा है 1 घंटे में 35.6 है, 2 घंटे में 25.8 है, 3 आवर्स में 18.5 है। मतलब ए माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, बीटी के बराबर है। ए माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, बीटी के बराबर है। बीटी यहाँ पर क्या चीज है, यही जो वैल्यूज दे रखी हैं 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में जितना वॉल्यूम बचा वो बीटी है। और बी नॉट क्या है, जो इनिशियल दे रखा है जब 0 आर था। तो आप उसी फॉर्मूले से तो कंपेयर कर रहे हैं ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो ए अपॉन ए माइनस एक्स में ए क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल का मतलब बी नॉट है यहाँ पर, ठीक है। और ए माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया कि टाइम टी के बाद कितना बचा, तो वो भी दे रखा है 35.6, 25.8। तो क्या मतलब हो गया, हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वी अपॉन वी नॉट अपॉन वी टी तो लगाएंगे, ठीक है। आपको वही देखो फॉर्मूला को वही लेना है, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखना है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है कि वॉल्यूम दे रखा है। और पुराने वाले जो उसमें आप करे थे इनफाइनाइट वाले में, उसकी लैंग्वेज पढ़ो तो समझ में तुम्हें आएगा, बिना लैंग्वेज पढ़े तो ना समझ में आएगा। उसमें तो क्या था कि O2 गैस इवॉल्व हो रही थी, 10 मिनट में 6.30 इवॉल्व हुई, 15 मिनट में और ज्यादा इवॉल्व हुई, और धीरे धीरे करते इवॉल्वमेंट तो बढ़ता चला जाएगा ना। वहां पर क्या देख रहे थे कि कितना हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। O2 वहां पर क्या था, प्रोडक्ट था, Yes, ma'am. प्रोडक्ट बन रहा था लगातार, वहां पर बन रहा था। यहाँ पर क्या था, कंजम्पशन दिखा रहे हैं हम किसका, रिएक्टेंट का, है ना। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाओगे। बात समझ में आई कि नहीं, इसको नहीं आई तो फिर से पूछ लो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आ गई। आ गई, तो ये आपका ये वाला न्यूमेरिकल ऐसे हो जाएगा। और अब आइए एक न्यूमेरिकल में और बोल रही, अभी जो हम लोगों ने आरएनएस इक्वेशन कर ली थी ना, सबको ये आ गया था ये वाला कि मैं फिर से कराऊं। ये जो आपने निकाला था log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ये किया था ना हम लोगों ने। यस मैम। मैम इस पे क्वेश्चन नहीं था। ये तो हाँ, इस पे क्वेश्चन अब मैं कराऊंगी ये। तो ये आपको ये समझ में तो आ गया ना ये कैसे करना है इसको। यस मैम। कि एक बार मैं इसको भी मैम आप स्क्रीन शो कर रही हैं शो क्या? कर देती हूँ, मैं स्क्रीन शो करने जा रही हूँ, रुको जरा, अभी तक तो नहीं किया, अब करती हूँ ओके जरा। मैम। वो ये तुम लोग पास नहीं है ना आरएनएस इक्वेशन, यानी मैंने तुम लोग को भेजी कि नहीं भेजी है? मैम अभी नहीं भेजी है। तो मैम नहीं भेजी है। नहीं भेजी थी? मैम अभी तक आपने बस काइनेमेटिक्स का सेकंड पार्ट भेजा है, उसके बाद से नहीं भेजा। अच्छा अच्छा, तो ये नहीं भेजा, तो चलो ये वाला भी
तुम लोग जरा मुझे ना याद दिला दिया करो, कोई चीज़ अगर रह गई हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो कि मैम आपको चीज़ें भेजना है। ओके मैम। मैं जरा फाइल डाउनलोड कर ली तो तुम लोग को दिखा रही हूँ। हम्म, देखो अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है ना। अब ये अब आया, यस मैम। आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ यस मैम। एक्टिवेशन यस मैम। एनर्जी, ये तुम लोगों ने पढ़ लिया था ना। इसमें किसी को डाउट तो नहीं था? एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, कौन बताएगा मुझे? जी कौन बच्चा बात है ये? जब मैंने बोला हुआ है कि अर्जुन सिंह, बिल्कुल नहीं एडमिट करूंगी। जस्ट 12:23। अगर आप लोग नहीं 12, हाँ बोलिए मैम जब बोलिए। रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है वो शायद प्रोडक्ट की एनर्जी से कम हो जाती है तो फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और जब रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा हो जाती है तो फिर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। हाँ तो वो हम जब हम आपके बराबर थे तो हम तो भाई कैसे याद करते थे? हम ऐसे याद करते थे कि ये जैसे ग्राफ है, ठीक है, ये देखो इससे क्या, ग्राफ में इसकी टेल निकल रही है ऐसे करके। दिस इज अ टेल ना, ये बाहर तक आ रही है, यस मैम। बाहर यस तक आ मैम। रही है ना। बाहर का मतलब क्या हुआ? एक्सो, है ना, मतलब ये एक्सोथर्मिक है ये। और इसमें क्या हो रहा है? ये टेल अंदर है, बाहर नहीं निकली ना, अंदर है। दिस इज एंडो। तो हम तो जैसे ग्राफ देखते थे, अगर टेल ऐसे निकली बाहर की तरफ मतलब एक्सोथर्मिक है, और नहीं निकली है तो फिर एंडो। फिर हम पता लगा लेते थे कि भाई टेल बाहर है मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, कम है, इसका मतलब सॉरी प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है। बाहर आ गया ना, यहाँ तक आ गया, यस मैम। यस मैम। कम हो गई, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो ऐसे ही अपने आपकी ब्रेन में पिक्चर बना लोगे। ऐसे अगर टेल बाहर निकली है तो एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक में क्या हो जाएगा, ये टेल अगर बाहर निकली तो नीचे तक आ रहा है, नीचे आ रहा मतलब इसकी वैल्यू कम हो गई, वैल्यू कम हो गई मतलब एनर्जी प्रोडक्ट की कम है, रिएक्टेंट की ज़्यादा है ना। तो उसमें क्या होगा, ये यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हीट को क्या करेंगे, प्रोडक्ट जब बनेगा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तभी ऐसे ऐसे जब रिएक्शन होते हैं ना तो कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं ना, हमको छूते हैं, जैसे टच करते तो हमें ठंडा मालूम होता है ना। अगर हम टच करेंगे तो क्या होगा, तो क्योंकि हमारी हीट को भी एब्जॉर्ब करेगा तो हमें ये ठंडे मालूम देंगे। और अगर और अगर हम क्या करेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हम टच करेंगे तो क्या होगा, हमें उसमें हीट निकलती हुई दिखाई देगी। जैसे लगा हीट बाहर आ जाए, गर्म कर लगेंगे हमको। वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट वो क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं अपनी। ठीक है, तो ये हमारे एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। और हम लोगों ने क्या बात करी थी कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? यस मैम। कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? मैम जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होता है वो रिएक्टेंट एब्जॉर्ब करता है उस एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल बनने के लिए। वेरी गुड वेरी गुड। थ्रेशोल्ड तक लाने के लिए कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी which the molecule of the reactants have to absorb so that their energy becomes equal to the threshold energy. It's called the activation energy. Very good. And what is threshold energy? मैम जब जब इफेक्टिव कोलिजन होता है तो उस टाइम पे जो रिएक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उस टाइम जो लगती हाँ, है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ना जो उसके पास मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए फॉर द इफेक्टिव कोलिजन। For the effective collision, the molecule should possess a minimum amount of energy that is called the threshold energy.
अदरवाइज तो हमने 2 फैक्टर्स की बात करी थी कि रेट ऑफ रिएक्शन 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। कौन कौन से वो 2 फैक्टर्स थे बताइए? वो कौन कौन से 2 फैक्टर्स थे? हमने बोला था कि रेट ऑफ रिएक्शन 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी। मैम इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन और ओरिएंटेशन फैक्टर। वेरी गुड, है ना? इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन्स की, कितने आपके कोलिजन्स इफेक्टिव हो रहे हैं वो, और क्या जरूरी है? ओरिएंटेशन जरूरी है। ये भी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था। ये एफ इंटू पी ना, एफ क्या था? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, एंड पी इज द प्रॉपर ओरिएंटेशन जो था वो था, है ना? ओरिएंटेशन भी बहुत जरूरी है। अब इसके बाद ये सब चीजें हम लोगों की हो गई थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था ये आरएनएस इक्वेशन, है ना? ये इक्वेशन मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपके न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं, वो भी न्यूमेरिकल में कराऊंगी भी। और इससे मैंने कहा था कि ये हम लोग एक डेरिवेशन भी करते हैं। तो हम लोगों ने क्या करा था कि ये जो इक्वेशन थी उसको हम लोगों ने क्या ले लिया था? लॉग ले लिया था इसका। तो ये आ गया था सबका, ये वैल्यू सबकी आ गई थी लॉग लेने पर, यस मैम। है ना? ये सबकी वैल्यू आ गई थी। और फिर हम लोगों ने क्या करा था? 2 इक्वेशन बना ली थी K1 K2 करके। तो ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस E अपॉन RT1 भी। अगर डिफरेंट टेम्परेचर ले लेंगे तो K की वैल्यू भी डिफरेंट हो जाएगी। और ln K2 इज इक्वल टू ln A माइनस E अपॉन RT2। अब ये 2 इक्वेशन बन गई थी। हम लोगों ने क्या कर दिया था कि सब्ट्रैक्ट कर दिया था। सब्ट्रैक्ट कर दिया था। ऑन सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम फोर्थ वी गेट, तो हमें ये सब्ट्रैक्शन से ये मिल गया था। इसको हम लोगों ने ऐसे लिख सकते हैं। तो कुछ इसमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 हमको वैल्यूज लेके चलनी, कंपैरिजन करना ताकि हम न्यूमेरिकल कर पाए। ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R T2 माइनस T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2, और लॉग ले लेंगे अगर इसका तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आप R की वैल्यू रखना चाहते हो तो R की वैल्यू भी रख दो, तो 1.987 कैलोरीज, है ना, पर केल्विन पर मोल। इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पर तो आ जाएगा 4.576 हो जाएगा। तो ये आपको रिलेशन बस याद कर लें। और अब मैं आपको बोल रही हूँ न्यूमेरिकल इसका। मैम ग्रुप पे शेयर कर दीजिए। हाँ, मैं वो शेयर भी कर दे रही हूँ अभी, वही कर रही हूँ। 6.43 चेक करो, देखो आ गया, आ गया क्वेश्चन। Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। If the rate constant of a reaction is 2 mole inverse L second inverse at 700 Kelvin and 32.0 mole, 32 है ये, है ना, 32.0 mole liter inverse second inverse at 800 Kelvin, what is the activation energy? Easy है, करके दिखाई जल्दी से। तो यहाँ पर T1 की वैल्यू क्या है? सही है, 700. T1 क्या है? 700 है। T2 क्या है? 800 Kelvin. 800, वेरी गुड। 800। K1 क्या है? K1 क्या है? K1 की वैल्यू 2.0 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है। और K2 की वैल्यू? 32.0 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक, वेरी गुड। निकालना क्या है हमको उससे? एक्टिवेशन एनर्जी। ये की वैल्यू निकाली जल्दी से। फॉर्मूला आपका है, जो उसमें से जो भी आपको सूटेबल लग रहा है फॉर्मूला यूज कर दीजिए यहाँ पर। 32.0 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, और K1 की वैल्यू? 32.0 मोल पर लीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। निकालना क्या है हमको उससे? फॉर्मूला आपका है, जो उसमें से जो भी आपको सूटेबल लग रहा है फॉर्मूला यूज कर दीजिए यहाँ पर।
आंसर निकालते समय यूनिट का बहुत ध्यान रखना, यूनिट बिल्कुल सही लिखना। तो जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ सब एक जगह अपनी कॉपी में करते जाना है ना, ये नहीं कि आज इस कॉपी में आज इस कॉपी में, से नहीं करना। एक क्वेश्चन मैंने और सेंड किया, मगर पहले इसका आंसर बताओ फिर इसका बताना। 3074 ये कौन बच्चा है वैसे जो उसने करा है, क्या नाम है बच्चे का? इसका क्या नाम है? प्रवीण प्रसाद। ये प्रवीण प्रसाद का मैसेज आया है। मैम 129.11 किलो जूल पर मोल। अब इतने सारे रामजी गुप्ता, अंगद कुमार, ये प्रवीण कौन है? प्रवीण अभी बच्चा आ गया अभी जिसे मैंने एडमिट किया अंदर। प्रवीण यस मैम। हाँ क्यों भाई, क्यों तुम इतना लेट आते हैं? क्या 12:33 हो रहा है? मैम आज लेट हो गया है। नहीं हम मैं एब्सेंट मार्क करूंगी, आप क्लास अटेंड कर लो, मैं एब्सेंट मार्क करूंगी। प्रतिभा आर यू देयर? यस मैम। हाँ प्रतिभा, ये प्रवीण प्रसाद को मैंने एंट्री तो दे दी है, मगर जब आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर नीचे अलग से लिख दीजिएगा इनकी एब्सेंट मार्क होगी। मैं 12:30 के बाद नहीं मैं ऐड करूंगा इनको, ऐड मैंने कर लिया मगर मैं एब्सेंट मार्क करूंगी। बाकी इन लोगों की चीजें नहीं करूंगी। रामजी गुप्ता, अंगद कुमार, दिना और तुम लोग क्यों मुझे परेशान करते? मेरी क्लास बीच में डिस्टर्ब हो जाती है। आंसर आप बोल रहे थे, बच्चा कौन आंसर बता रहा था? मैम 129.09 जूल। मैम 129.11 किलो जूल पर मोल। कितना बोला प्रतिभा? आप क्या बोल रहे थे? 129.09। और दूसरा बच्चा क्या बोल रहा है? 129 कितना बोल रहा है? 129.097 किलो जूल। 097। अच्छा बुक पे यहाँ पर लिखा है 129.91 लिखा है किलो जूल पर मोल। 09 ये कौन बच्चे अभी भी आए हैं? चलो बताओ, ये क्या नाम था इनका? अंगद नाम है ना? कौन से गुप्ता है ये? इन बच्चे ने भी एंट्री ली है जिन्होंने मुझे मैसेज किया है। मैम प्रवीण ने मैसेज किया। प्रवीण ने मैसेज किया? मैंने मैसेज नहीं किया, रामजी अभी गुप्ता मैसेज किया। रामजी गुप्ता आर यू देयर? रामजी गुप्ता, प्रतिभा बेटा, ये जो अभी दो बच्चे भी आए हैं, शायद अंगद आया और रामजी आया, इनकी भी एब्सेंट करना। ओके मैम। ठीक है, प्रवीण प्रसाद हो गए, अंगद हो गए, और ये क्या नाम, रामजी गुप्ता, इन तीनों के एब्सेंट मार्क्स ओके मुझे मैम। भेज देना तीनों के नाम। तो ये आपका आंसर बच्चे इसमें आ रहा है 129.91। किसी का आ रहा आंसर क्या? मैम 09 आ रहा है, 129.09। अच्छा एक बार देख लेते हैं हम लोग। आप लोगों ने एक क्वेश्चन बनाई लॉग के, हाँ बोलिए। 129.11 आ रहा है। 129.11। यस मैम 129.11 किलो जूल पर मोल आ रहा है। अच्छा देखो, आप लोगों ने क्या करा है, log K2/K1 की जगह पर रखा होगा log 32/2, है ना, इज इक्वल टू EA/2.303 इंटू R की वैल्यू कितनी रखी है आप लोगों ने यहाँ पर? मैम 8.314।
ठीक है, 8.314 रखी और उसके बाद T2 माइनस T1 में 800 माइनस 700 अपॉन T1 T2 में 800 इंटू 700 सबने ही लिखा। Yes, ma'am. log 32 upon 2 is equals to EA upon 2.303 into 8.314 फिर ब्रैकेट में 800 माइनस 700 अपॉन 800 इंटू 700 देन आपने निकाला log 16 निकाला ना, log 32 अपॉन 2 सॉल्व करो तो log 16 आ गया। log 16 is equals to EA upon 2.303 into 8.314 into 100 upon कितना आया 56 into 10 to the power 4 कितना ही आ रहा सबका 56 into 10 to the power 4 है ना। और फिर आपने EA निकाला तो log 16 into 2.303 into 8.314 into 56 into 10 to the power 4 upon 100 इसको जब आपने सॉल्व किया तो 129 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, सभी का 129 ही आ रहा होगा ना, तो 129 पॉइंट जिसमें भी आप लोग आ रहा है Yes, किलो ma'am. जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल यूनिट का बहुत ध्यान रखो, यूनिट अगर रॉन्ग हो गई तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सबका आंसर ये आया, सबने किया कि नहीं किया ये वाला? Yes, ma'am. अवनींद्र तिवारी किया आपने? यस मैम। हाँ, उर्वशी निगम आंसर आया उर्वशी निगम आपका? यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जो दूसरा मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया ना उसको करो। मैम हो गया। हो गया? जिनका ma'am. नहीं हुआ वो कर ले, जिनका हो गया आंसर बता दे। मैम मैम 56। आंसर आएगा 52.86 किलो जूल पर मोल। किलो जूल, ठीक है, जूल में निकालेंगे तो क्या आएगा? मैम 52,863.3 जूल पर मोल। मैम 52.86 किलो जूल पर मोल। वो तो किलो जूल में आने की बात कर रहे हैं, जूल की बात कर रही है मैम। नहीं वो ठीक है, जूल में निकालो चाहे किलो जूल में निकालो, मगर यहाँ जो बुक में जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है जूल में दे रखा है, वो भी 52855 दे रखा है। 52855 किसी का नहीं आया जूल में? नो मैम 52,863 आ रहा है। अच्छा, और जो भी निकालने मैम 52850 आ रहा है। 52850। यस मैम। ये सबके अलग अलग क्यों आंसर आते हैं? वैल्यूज तो तुम सेम ही ले रहे हो ना? मैम प्लस माइनस में हो सकता है, गलती हो जाती है कभी कभी। तुम लोग कैलकुलेटर यूज करते हो? बोलो मैम 8.3145 लिया है, 4 डिजिट तक लिया है। 8.314 ले लो। यस मैम 8.314 ले लो। 8.314 ही लिया है। तो आप लोगों ने करा log K2 अपॉन K1 में K2 की जगह पर क्या लिखा आप लोगों ने? 2.303 into 8.3। नहीं, ये क्वेश्चन ये था ना, द रेट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन क्वाड्रुपल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 केल्विन टू 313 केल्विन। मतलब कि अगर पहले रिएक्शन का जो रेट था वो अगर K1 था तो अभी क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा ना, 4 K1 हो जाएगा। 4 हो जाए। 4K अपॉन Yes. ले लेंगे 1.8। तो log 4 की वैल्यू फाइंड करनी होगी ऐसे। मैम 4 K1 52.86 किलो जूल मोल इनवर्स आएगा। 52.86 किलो जूल मोल इनवर्स। चलो ठीक है, यहाँ पे 855 आ रहा है जूल, अगर आप जूल में निकाल रहे हो तो 52855 आ रहा है ये। मैम जो बोलो 5283। मैम वो थोड़ा सा कैलकुलेटर से सॉल्व करने में इधर उधर हो जाता है। कैसे तुम लोग कैलकुलेटर से तो उधर तो होना ही नहीं चाहिए, अगर हाँ अपने से सॉल्व कर रहे थे तो बात अलग थी।
नहीं हाँ, मैम, तो जैसे तुमने वो हम लोग पहले रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालते थे तो 4 डिजिट तक निकालते हैं, और ऐसे कैलकुलेटर में सिर्फ 2 डिजिट तक ही होता है, जैसे 0.32 ही निकालते हैं। और उसमें और हम लोग ऐसे सॉल्व करें तो 0.325 ऐसे निकलती हैं। मैम चलो ठीक है, हाँ, 5285 ये आंसर। बोलो 854। 52854, ठीक है। चलो जूल में आ रहा है ना, ठीक है। इसको अगर किलो जूल में यस निकालो मैम। तो 52.8 समथिंग आ जाएगा ना। चलो ठीक है, तो आप लोगों ने करा log 4k1 अपॉन k1, है ना। log 4k1 अपॉन k1 क्यों करा? क्योंकि अब क्या हो रहा है, 4 टाइम्स हो गया है, तो log 4k1 अपॉन k1 इज इक्वल टू ये अपॉन 2.303 इंटू 8.314, और T2 माइनस T1 की जगह आपने रखा 313 माइनस 293 अपॉन 293 इंटू 313, है ना। अब क्या हो जाएगा, log 4 हो जाएगा। log 4 इज इक्वल टू EA इंटू 20 अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 293 इंटू 313। सबने ऐसे ही Yes, करा ma'am. होगे। तो EA इज इक्वल Yes, टू क्या हो गया, यस log 4 की वैल्यू क्या रखी आप सबने? ma'am. 0.6021. अच्छा, यहाँ 0.6021 रखते हो ना आप लोग, यहाँ पर 20 है इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा वेरिएशन हो रहा होगा। यहाँ पर 0.6020 रखिए वैल्यू, 6020। ठीक है। 0.6020 है ना, log 4 की वैल्यू रख दी आपने, और बाकी वो चीजें थी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 52.8586 जितना भी आपका आ रहा हो किलो जूल में आपका आंसर आएगा, ठीक है। Yes, ma'am. आपका आ गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सिर्फ 2-3 बच्चों की मुझे आवाज आ रही है, बाकी नहीं कर रहे हैं लग रहा कर रहे हैं मैम, कर रहे हैं मैम। है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। फिर देखिए एक क्वेश्चन, अब बच्चा हाफ लाइफ पर क्वेश्चन देते हैं आपको, नोट कर लो ऐसे। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन ऑफ the half life period of a reaction of first order is 100 seconds. The half life period of a reaction of first order is 100 seconds. Calculate its rate constant. Calculate its rate constant. The half life period of a reaction of first order is 100 seconds. Calculate its rate constant. Rate constant निकालिए इसके लिए। इजी सा न्यूमेरिकल है ना। सब लोग कर रहे हैं? मैम 0.693 into 10 to the power minus 2 second inverse. फिर से बोलो बेटा एक बार। 0.693 into 10 to the power minus 2 second inverse. वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। क्या Yes, ma'am. फॉर्मूला आपने लगाया? हाँ बोलिए। Ma'am, 0.693 into 10 to the power minus 2 seconds. Inverse. ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या फॉर्मूला लगाया हमने? Ma'am, K is equal to 0.693 upon T half. वेरी गुड, बहुत इजी सा फॉर्मूला लगना था। टी हाफ इज इक्वल टू, अब इसके लिए जीरो फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। अब आपको के की वैल्यू निकालनी है तो आप यहाँ पर आ जाएगा। सबका आया आंसर? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. 0.6 से लिखो या फिर 6.93 इंटू 10 to the power of -3। 6.93 इंटू 10 to the power of -3 सेकेंड इनवर्स। यस 0.6 ही कर रहे हो तो -2 हो जाएगा ना, तो 6.93 Yes. इंटू 10 to the power of -3 सेकेंड इनवर्स। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी कर लो। A first order reaction has rate constant of, a first order reaction has rate constant of 10 to the power of -2 second inverse, 10 to the power of -2 second inverse,
Calculate the half-life period of this reaction. Calculate the half-life period for this reaction. ये भी easy है. 69.3. कितना आया? आ गया? Very good. 69.3. 69.3. Yes, ma'am. 69.3. 9.3 क्या है? यूनिट बोलो. यूनिट क्या है? सेकेंड. हाँ, सेकेंड दिखना ये जरूरी है. 69.3 सेकेंड. ये आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो मैं इसको देखो आप तुम लोग को उसमें ग्रुप में मैं भेज रही हूँ. देखो मिल गया. Yes, ma'am. यहाँ पर पूरा क्वेश्चन आ गया ना. ठीक है. N2O5 will give you N2O4 half O2. The value of rate constant for the decomposition of nitrogen pentoxide N2O5 will give you N2O4 plus half O2 is 3.46 into 10 to the power of -5 at 25 degrees centigrade and 4.87 into 10 to the power of -3 at 65 degrees centigrade. Calculate the energy of activation for the reaction. R is equal to 8.314 joule per Kelvin per mole. कर रहे हैं सब लोग? Yes, ma'am. Yes. ये आपका आर से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं. ओके सबका. 1 minute, ma'am. Ma'am, 103.58. एक मिनट. जस्ट Ma'am, 103.586 kilocalorie per mole. क्या बताया? फिर से बोलिए बच्चे. 103.58 किलोजूल पर मोल. ठीक वेरी गुड. 103.58 किलो जूल पर मोल. सबका आंसर ही आया. अभी कुछ बच्चे कर रहे हैं. अभी मैम 103.5 आ रहा है. 103.58.
मैम और अगर 563 आ ये रहा है। किलो जूल में बता, नहीं किलो जूल में बताया ना, आप जूल में निकाल रहे हो क्या? तो जूल में मैम किलो निकालोगे जूल में 103.563। 563, इसलिए 58 आ रहा है। देखो क्या गड़बड़ करते हो। यस मैम, यही आ रहा है 103.58 किलोजूल पर मोल। आप लोगों ने क्या किया होगा, log K2 upon K1 वाला फॉर्मूला लगाया, तो Yes, K2 ma'am. की जगह पे रखा यस आपने, मैम। K2 की जगह पर आपने रखा है 4.87 इंटू 10⁻³ अपॉन 3.46 इंटू 10⁻⁵ ना, ये लिखा इक्वल्स Yes. टू EA अपॉन 2.303 इंटू R की वैल्यू रखी आपने 8.314 और T2 माइनस T1 की बात है तो 338 माइनस 298 अपॉन 338 इंटू 298, तो फिर आपने लॉग निकाल लिया इसका, तो लॉग 140.75, Yes, लॉग ma'am. 140.75 इज इक्वल्स टू आ रहा है EA अपॉन 19.15, और इधर आ जाएगा 40 अपॉन 338 इंटू 298। फिर आपने EA को अपना अकेला रखा तो आ गया log 140.75 इंटू 19.15 इंटू 338 इंटू 298 अपॉन 40। अब आपने log 140.75 की वैल्यू को सॉल्व कर लिया, कितना आया सबको करने पर? log 140.75 2.148. ठीक 2.148 आ गया। 2.148 इंटू 19.15 इंटू 338 इंटू 298 अपॉन 40, आपका आ जाएगा 103584 जूल पर मोल। किलो जूल में निकाल लोगे तो 103.58 किलो जूल पर मोल। सबका ही आया कि नहीं आया? Yes, ma'am. यस यस मैम आ गया। हम्म। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आएंगे कर लेंगे अब आप लोग। Yes, ma'am. ठीक है, चलो सबने आंसर निकाला, सबके आंसर आ गए। कुणाल सिंह मौर्य, आंसर आया आपका? यस मैम आ गया। आ गया, क्या आंसर आया बताओ जरा मुझे। 183.58 कैलोरी पर जूल पर मोल। अच्छा, और अंकुर यादव आंसर आया? अंकुर यादव आर यू देयर? यस मैम आ गया, आंसर आ गया। आ गया आंसर, चलिए ठीक। Yes, ma'am. अभी हम लोग नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम लोग, इसी में आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा तो एंजाइम्स के बारे में भी है, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स भी है, एंजाइम्स कैसे काम करते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं जानते हैं? Yes, ma'am. बताइए एंजाइम्स क्या होते हैं, व्हाट आर एंजाइम्स, क्यों जरूरी है एंजाइम्स? बायो कैटलिस्ट होते हैं मैम। बायो कैटलिस्ट होते हैं। कैसे काम करते हैं ये, कैसे इनका फंक्शन होता है? हाँ, बताइए। लॉक एंड की मॉडल पढ़ा था शायद। हाँ, लॉक की मॉडल तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। Yes, ma'am. इससे भी अभी मैं भी इसकी पिक्चर भी शो करती हूँ, लॉक इन की मॉडल का भी पिक्चर शो करूंगी। पहले आप लोग यहाँ पर रिएक्शन क्रिएट करते हैं, मतलब कैटलिस्ट के तरह काम करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रहा है? होने लगा। हो रहा है। एंजाइम्स के बारे में अगर हम बात करें तो एंजाइम्स क्या है? इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स? मतलब कि ये क्या है, प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम्स एक्चुअली में क्या है, प्रोटीन होते हैं, है ना। और कहाँ मिलते हैं ये, कहाँ पर होते हैं ये?
एंजाइम्स हमें कहाँ मिलते हैं? लिविंग बॉडीज के अंदर मिलते हैं। बॉडी में भी होते हैं हमारी। लिविंग बॉडी में होते हैं ना। तो एंजाइम्स आर द इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन which act as a biological catalyst, in living system. इसकी डेफिनेशन हो जाती है, एंजाइम्स आर द इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन which act as a biological catalyst in living system. तो अभी अगर एंजाइम्स अगर हमारी बॉडी में ना हो तो क्या हो जाएगा? ये अगर हम लोग की जो लाइफ है वो हम सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। विदाउट एंजाइम्स द लिविंग प्रोसेस will be too slow to sustain life. Too slow का मतलब ये हो गया, without enzyme in our digestive tract, it would take us about 50 years to digest a single meal. Are you getting? अगर हमने क्या करा तो छोटा सा भी मील अगर हमने लिया है और हमारी बॉडी में एंजाइम्स नहीं है तो it will take 50 years to digest that small meal. This means enzymes are very very important for the biological activity. और क्या है ये? They are made up of proteins, है ना। और अगर सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो एंजाइम्स होते हैं why they are very important? Because they are very specific in nature. What is the meaning of they are specific in nature? Means if you are taking the example of amylase, amylase is an enzyme. ये कहाँ पर एक्ट करता है amylase? amylase कहाँ पर एक्ट करता है जानते हैं? बताइए। amylase जो एंजाइम होता है वो स्टार्च से ग्लूकोज कन्वर्ट करता है। स्टार्च से ग्लूकोज पे कन्वर्ट करने में amylase एंजाइम टाइलिन होता है ना। टाइलिन होता है सलाइवा में हमारे। माल्टेज एंजाइम कहाँ पर होता है? ये होता है क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है। माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करने वाला एंजाइम माल्टेज होता है। ऐसी लैक्टेज एंजाइम नाम सुना होगा। लैक्टेज क्या करता है? हम लैक्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है। हाँ, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में चेंज करता है। इन्वर्टेज का नाम सुना है? ये हमने अभी जब हम लोग जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे थे। इन्वर्टेज क्या करता है? सुक्रोज को केन शुगर, जो हम नहीं कह रहे थे केन शुगर को ग्लूकोज फ्रक्टोज में चेंज करके, हाँ वही सुक्रोज होता है ना केन शुगर, उसको चेंज करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। कौन करता है? इन्वर्टेज। इन्वर्टेज भी एंजाइम होता है। यूरियज एक एंजाइम होता है, वो यूरिया को CO2 और अमोनिया में चेंज करता है। तो आप ये देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एंजाइम सारी एक्टिविटी कर ले। दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर कि एक डेफिनेट सबस्ट्रेट से वो अटैच होते हैं। डेफिनेट सबस्ट्रेट से अटैच होते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि यहीं पर हमारा ये लॉक एंड की मॉडल आ जाता है बच्चों। देखो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, ये दिख रहा है लॉक एंड की मॉडल जिसको हम लोग बोलते हैं। इस नाम सुना है इसका कभी? इसमें क्या होता है? ये आप देख रही हो, ये एंजाइम है। दिस इज एंजाइम। ये इसको हम ई से बोल रहे हैं एंजाइम, ये ई है, एंजाइम है। और ये कोई सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट मतलब कि जैसे मैंने कहा कि स्टार्च है, स्टार्च से ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर एमाइलेज एंजाइम लगेगा। तो सपोज करो ये जो एंजाइम है एमाइलेज है, ये एमाइलेज है, और ये जो की बनी हुई है ये क्या है? ये स्टार्च है। ये स्टार्च है और ये एमाइलेज है। तो एमाइलेज ने क्या करा? स्टार्च को अपने में अटैच कर लिया। अपने में अटैच कैसे कर लिया? जैसे कि हर लॉक की अपनी की होती है, वो उसी से खुलती है ना। किसी भी लॉक में आप कोई भी की नहीं फिक्स कर सकते कि आज अपने घर की हम की लाना भूल गए तो कोई भी की लगाकर अपने घर का ताला खोल दिया, वैसा नहीं पॉसिबल है ना। सेम वे एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है देखो वेरी स्पेसिफिक है ना, और इसमें यही वाली आकृति की फिट होगी। तो अगर इफ यू आर यूजिंग द एंजाइम एमाइलेज, एमाइलेज क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ स्टार्च को अपने में बाइंड करेगा, किसी और को बाइंड नहीं कर सकता। स्टार्च को समझे बाइंड कर दिया। अब क्या करेगा? यहाँ पर क्या बन गया? ये ES कॉम्प्लेक्स बन गया। ES कॉम्प्लेक्स का मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन गया। सबस्ट्रेट किसे कह रहे हैं? जिस पर एंजाइम एक्ट करता है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, है ना। तो ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये आकर के अटैच हो गए और क्या बन गया? ES कॉम्प्लेक्स बन गया।
ES कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इसके बाद क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे प्रोडक्ट बनता है एंजाइम अलग हो जाता है, जैसे प्रोडक्ट बनता है तो क्या होता है, एंजाइम अलग हो जाता है। इसमें यहाँ नहीं दे रखा, तो जैसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा एंजाइम वापस से अलग हो जाएगा। तो मतलब एंजाइम किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ये लिविंग बॉडीज के अंदर होते हैं। कैटलिस्ट है मतलब कि दे कैन ऑल्टर द रेट ऑफ द रिएक्शन। जनरली एंजाइम क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं। मैंने बताया कि अगर आपकी बॉडी में एंजाइम्स ना हो तो आपके सिंगल मील को डाइजेस्ट करने में 50 इयर्स लग जाते हैं। ठीक है, यस मैम। आया समझ में? तो Yes, ma'am. अभी तक अबाउट 3000 different kinds of enzymes have been identified so far. 3000 अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया। देखो यहाँ पर लॉक एंड की का जो सिस्टम है यही बता रहे हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, बॉन्डिंग ऑफ एंजाइम टू सबस्ट्रेट टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, ES कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन द कॉम्प्लेक्स। ये देखो ES से क्या बन गया, EP बन गया। EP बन गया, E क्या है, वो एंजाइम है, P क्या प्रोडक्ट है। अब ये इसमें चेंज जैसे हुआ उसके बाद रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द एंजाइम, तुरंत क्या हो जाएगा, E अलग हो जाएगा, P अलग हो जाएगा। ये 3 स्टेप्स में एंजाइम की रिएक्शन होती है। फर्स्ट वन इज E plus S will give you ES. In the next step, ES will convert into EP, where P is a product, and after in the last reaction, release of the product from the enzyme, EP will give you E plus P, where E is the enzyme and S is the substrate, E is the complex and the P is the product. And enzymes are very, very specific in nature and have great specificity for their substrate and frequently don't accept related molecules of a slightly different shape. This is very important कि ऐसा नहीं है कि जरा भी अगर शेप में अगर चेंज हुआ सबस्ट्रेट तो एंजाइम उससे अटैच नहीं होगा। आपकी की और लॉक्स में क्या होता है, एकदम ही फिक्स हो जाता है ना। अब की तो देखने में सब एक ही कैसी लगती है, और ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज किसी में लग जाए। The same way enzymes have great specificity for the substrate and frequently don't accept related molecules of a slightly different shape. And this property of selectivity or specificity is shown by lock and key interaction. If the right key fits into the right lock, the lock can be opened, otherwise it's not. बात समझ में आई? बात समझ में आई? Are you getting it? है ना? So that's why I'm saying the enzymes are very selective and very, very specific. The enzyme has an active site complementary to the shape of the substrate. Active site complementary to the shape of substrate. What does it mean? The enzyme has an active site complementary to the shape of the substrate. ये enzyme में active site है ना, वो क्या है, एकदम complementary है कि इसमें आकर के attach हो पर्टिकुलर जाए। शेप के हिसाब से ही एंजाइम और की जो उसका सबस्ट्रेट है वो डिसाइड होता है। If a substrate has a different shape, it will not bind to the enzyme. An enzyme may resemble a lock into which only particular key means substrate fits, as is shown in this figure. ठीक है? इसी को शेप सिलेक्टिव कैटलिसिस कहते थे ना, कैटलिसिस। इसी को कह रहे हैं ना, क्योंकि दे आर वेरी सिलेक्टिव इन नेचर। एंजाइम्स मैंने बताया ना कितने एंजाइम्स हमें मिलते हैं, 3000 एंजाइम्स मिलते हैं। So 3000 enzymes, all they are very selective in nature and they are made up of the protein। और प्रोटीन के साथ इसमें साथ में क्या होता है, कोई और भी जो नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ता है उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। एंजाइम्स में क्या होता है, प्रोटीन पार्ट प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है, एंजाइम जो होते हैं, मगर उसके साथ जो भी अगर कोई नॉन प्रोटीन पार्ट जो जुड़े रहते हैं उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये बातें ये याद रखिएगा। देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं लिखा भी होना चाहिए, नहीं होगा तो मैं दे दूंगी। ये इसके बारे में है, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, ठीक है। एंजाइम्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम क्या है, जितनी बातें मैंने बताई है वही सब बातें हैं।
और बाकी इसका लॉक एंड की वाला जो ये आपके देखिए एंजाइम से मैं आपको बता रही थी ना, माल्टेज क्या करता है, माल्टोज एक्ट करता है, लैक्टेज लैक्टोज पर एक्ट करता है, ये सारे आपके एंजाइम्स हैं कहाँ कहाँ पर एक्ट करते हैं और ये इसके मैकेनिज्म ये हो गई है ना। ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं वाटर एंजाइम्स और उसकी क्या मैकेनिज्म है, लॉक इन की मैकेनिज्म बताएंगे, ये सब आना चाहिए आपको। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। यस मैम। तो अभी मैं इसको शेयर कर दूंगी और बाय चांस अगर कोई नोट्स रह जाते हैं शेयर होने से तो प्लीज मुझे आप लोग रिमाइंड करा देना व्हाट्सएप ग्रुप पे। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? ओके मैम। ओके स्टूडेंट, एंड बी ऑन टाइम। और ये प्रतिभा, काइंडली सेंड मी द Yes, ma'am. नेम ऑफ दैट 3 or 4 स्टूडेंट्स जो बाद में लेट आए ना। Okay. Okay. Okay, now send me the attendance. Okay, class, have a nice day. God bless you. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.